तो साथियों आज हम क्या करेंगे 27 नवंबर में जो क्वेश्चन आए थे साइंस के एएलपी में उनको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जो है 25 नवंबर का तीनों शिफ्ट करा दिया है, 26 नवंबर का तीनों शिफ्ट करा दिया है और ये बहुत फ़ायदे होने वाले हैं आगामी एग्जाम के लिए। जैसे टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया और जो भी एग्जाम होगा रेलवे का, ठीक है ना। इसलिए सॉल्यूशन का आप निश्चित देख के जाए। मैं सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं करवाता बल्कि उससे जितने टॉपिक बनते हैं ना सबको मैं लपेट लेता हूँ, यानी कि कवर करके जाता हूँ। इसलिए अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठेंगे तो आपके लिए कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। और बहुत चीज़ें जो है पढ़ा दी मैंने, जैसे कि केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में भी हम इलेक्ट्रिसिटी कल डालें, मैग्नेटिक भी डालेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स भी डालेंगे, सब हम धीरे धीरे करके डालेंगे। 19 दिसंबर से पहले पूरा प्रयास रहेगा हमारा ख़त्म करने के लिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि साइंस के लिए आपको दिक्कत ना हो। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन सिर्फ करेंगे हम। यह क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि R ओम और 5 ओम श्रेणी के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का मान बताइए। कल ही हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ाया है, और इसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन पूरा हर एक, यानी जितना भी टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है सब हमने कवर किया है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, नोट्स आप अच्छे बना लीजिए, फिर एक को क्वेश्चन छूट जाए तब आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जिन्होंने क्लास देखा है वो तुरंत इसको बना लेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, श्रेणी संयोजन। तो बोलिए श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। तो मैंने बताया था कि श्रेणी संयोजन में R तुल्य बराबर होता है R1 प्लस R2। अब जे को प्रतिरोध रहेगा सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध का बात कर रहे हैं, 2 प्रतिरोध का। एगो R ओम का प्रतिरोध है और एगो 5 ओम का प्रतिरोध है। इन दोनों को जब श्रेणी में जोड़ा गया ना तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 7। तुल्य प्रतिरोध 7 आया है। तो इस R का वैल्यू बताना है, तो हम रख देते हैं वैल्यू। यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए R तुल्य का वैल्यू दे दिया है कितना, 7। तो R तुल्य का वैल्यू कितना रखेंगे, 7 रख लेंगे। R1 मतलब पहला प्रतिरोध खुद R दिया है तो R रख लिए। R2 दूसरा प्रतिरोध कितना दिया है, 5, तो 5 रख लिए। तो R का वैल्यू पूछा है तो क्या होगा, इस 5 को इधर फेंक लिए तो 7 में 5 गया 2, तो 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। अब अगर समांतर क्रम का पूछेगा तो क्या होगा, 1/R तुल्य। अगर यही चीज़ यहाँ पर समांतर क्रम देता तो क्या होगा, इसका सूत्र होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस सूत्र से हम निकालते हैं। बाकी ये सब हमने आपको पूरा पढ़ा दिया थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करता है। ग्राही का मतलब समझते हैं क्या होता है। ग्राही का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या बोलते हैं, महसूस करने में मदद करना। ग्राही का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को महसूस करने में मदद करना। तो ऑप्शन क्या है, प्रकाश ग्राही। ये प्रकाश को देखने में मदद करता है। प्रकाश ग्राही मतलब प्रकाश को देखने में हेल्प करता है। रस ग्राही, रस मतलब स्वाद। तो यही क्वेश्चन था कि स्वाद को पहचान कौन कराएगा। तो जो रस ग्राही होते हैं वो आपको क्या कराते हैं, स्वाद पहचानने में मदद करते हैं। ध्वनि ग्राही, ध्वनि सुनने में, सिंपल बात है। और आपका घ्राण ग्राही हो गया सूंघने में। कोई चीज़ आप जैसे मान चलिए प्याज काटते हैं तो प्याज महकता है कि नहीं, या खराब पदार्थ कोई सड़ गया है, महक रहा है कि नहीं। तो कैसे आपको पता चलता है कि महक रहा है, तो घ्राण ग्राही की मदद से आपको पता चलता है वो आपको क्या होता है, कोई चीज़ गंदा है, महक रहा, बुरा है, ठीक है ना। तो चारों समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। देखिए प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये करता है साथियों डीएनए। अभी देखिए इससे बहुत चीज़ बताएंगे। कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, अब सिर्फ सुनते जाइएगा, मैं आपको इसके बारे में कितना चीज़ बताता हूँ, ताकि जो क्वेश्चन एक है लेकिन इससे बहुत चीज़ आपका कवर हो जाएगा। डीएनए सूचना स्रोत के लिए प्रोटीन के रूप में कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। डीएनए कैसा पदार्थ है, तो बोलिएगा कि न्यूक्लिक पदार्थ है। डीएनए कैसा पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, डीएनए कैसा पदार्थ है, एक न्यूक्लिक अम्ल टाइप का पदार्थ है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए जो भी बोला, और एक होता है आपका आरएनए। समझ गए ना। न्यूक्लिक अम्ल होता है कहाँ है साथियों, केंद्रक में होता है। कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। और बताएं डीएनए के बारे में और होता है। डीएनए और आरएनए दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, डीएनए के साथ में बात करें और आरएनए दोनों को हम अच्छे से बता देते हैं, ठीक है ना। डीएनए में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सी लिख लीजिए। डीएनए में पूछेगा कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। लेकिन आरएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, राइबोज शर्करा। इतना था क्लियर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। और बताएं, चलिए और बताते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि डीएनए जो है साथियों ये क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है, ये आपका द्विकुंडलित होता है। लिख लीजिए, डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है।
लेकिन आरएनए आपका एक कुंडलित होता है, यानी कह सकते हैं ये अकुंडलित होता है। ये क्या होता है? अकुंडलित, यानी कुंडली इसमें होता नहीं है। लेकिन डीएनए आपका द्विकुंडलित। डीएनए आपका ऐसा होता है ना, देखे होंगे डीएनए आपका कुछ इस तरह से डीएनए आपका होता है, इस तरह से आपने देखा होगा डीएनए होता है, ठीक है ना। तो डीएनए द्विकुंडलित और आरएनए आपका अकुंडलित। और बात करें साथियों डीएनए और आरएनए, इसमें क्या पाया जाता है? 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। तो चारों का नाम पूछ जाता है, तो कितना प्रकार का पहले ध्यान रखिएगा, बोलिएगा कितना प्रकार का क्षार पाया जाता है? नाइट्रोजन युक्त क्षार 4 प्रकार के। कौन कौन है चारों? देखिए पहला आपका हो जाएगा एडेनिन। क्या हो जाएगा? एडेनिन पाया जाता है, ये आपका है नाइट्रोजन क्षार है। दूसरा क्या पाया जाता है? ग्वानिन बोल सकते हैं, ग्वानिन, ठीक है ना, ये सब लिखते जाइए। तीसरा क्या साथियों आपका? साइटोसिन। क्या है? साइटोसिन, ठीक है ना। और चौथा पाया जाएगा इसमें बोल सकते हैं थायमिन। इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, थायमिन। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, किसमें? ये पाए जाते हैं डीएनए में। अब आरएनए में कौन कौन पाए जाते हैं? देखिए एडेनिन आरएनए में भी पाया जाएगा, ग्वानिन आरएनए में भी पाया जाएगा, साइटोसिन आरएनए में भी पाया जाएगा। बस थायमिन के बदले इसमें क्या पाया जाता है? नया एक यूरेसिल। तो थायमिन के बदले इसमें क्या होता है? यूरेसिल। इस सबको लिख लीजिए, यूरेसिल पाया जाता है। बाकी तीनों ये सेम होगा, सिर्फ थायमिन की जगह यूरेसिल पाए जाते हैं। तो ये चारों जो है 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए में। इतना समझ गए ना? उम्मीद है इतना जो मैं आपको बताया अच्छा आपको लगा होगा और कॉपी में आपने नोट जरूर किया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए सूचना प्राप्त कौन करता है? तो डीएनए करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका आकार बदलता रहता है? मैंने आपको बताया था ना अमीबा क्या होता है साथियों? अमीबा का आकार क्या होता है? बदलता रहता है। जब ये भोजन पेट भर के खा लेता है, बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है, तो इसका आकार क्या होता है? चेंज हो जाता है, यानी इसका आकार फिक्स नहीं होता है। और एक और मैंने आपको बताया था, एक होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होता है? डब्ल्यूबीसी बताया था कि नहीं मैंने आपको? डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यूबीसी क्या है? रक्त की कोशिका है। डब्ल्यूबीसी क्या है? रक्त की कोशिका है। इसको क्या बोलते हैं? वाइट ब्लड सेल। जो कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से लड़ने में, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर की कोशिका को, ठीक है ना। तो डब्ल्यूबीसी का भी जो आकार होता है ये क्या होता है? आपका कह सकते हैं बदलता रहता है। ये दोनों पूर्ण ध्यान रखिए, पिछले क्लास में भी हमने एनालिसिस में इस चीज़ को बताया था। तो अमीबा और डब्ल्यूबीसी ये दोनों जो है इसका आकार क्या रहता है? फिक्स नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, या बोल सकते हैं बदलता रहता है, ठीक है ना। बाकी ऑप्शन में क्या क्या उनको भी देख लेते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है आपके? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। ये कोशिका रहती कहाँ है? मस्तिष्क में। कहाँ रहती है? मस्तिष्क में। बिलियनों तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क में रहती है, ठीक है ना। अंडाणु। अंडाणु क्या है साथियों आपका? ये आप किसका पार्ट है? ये मादा जनन तंत्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? मादा जनन तंत्र का पार्ट है। ये रहता कहाँ है? अंडाणु। अंडाणु साथियों रहता है, ये आपका रहता है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ रहता है ये आपका? ये फेलोपियन ट्यूब में। इस तरह से ये आपका क्या रहता है? ये अंडाशय, अंडाशय। तो ये आपका अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय है। इसी में क्या रहता है? अंडाणु रहता है। इसी में क्या रहता है? अंडाणु रहता है। बाकी ये गर्भाशय होता है, इधर आपका योनि और ग्रीवा होता है, योनि और ग्रीवा रहता है। ये आप क्या है? गर्भाशय। यहीं पर बच्चा क्या होता है? पलता है 9 महीने तक, ठीक है ना। चलिए अंडाणु भी समझ गए। और चिकनी पेशी। चिकनी पेशी क्या है? इसको अरेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरेखित पेशी बोलते हैं। अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी या अनैच्छिक पेशी, सब हमने आपको जो शुरू से एनालिसिस देख रहा है उसको पता होगा। और रेखित पेशी और अनिच्छिक पेशी, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? अशाखित होते हैं। क्या होते हैं? अशाखित होते हैं, एक केंद्रिक होते हैं। और अनिच्छिक का मतलब क्या होगा? कि अपने इच्छा के अनुसार ये पेशी काम नहीं कर सकता है। जैसे आपका आंतरिक अंग हो गया है ना, आप सोचेंगे ना हृदय हमारे अनुसार काम करेगा, नहीं करेगा ना। तो इस तरह से चिकनी पेशी है ना, हृदय हालांकि हृदय पेशी होता है, लेकिन चिकनी पेशी हो गया। और इनमें क्या पाए जाते हैं? धारीदार नहीं पाए जाता है। धारीदार जो होते हैं ना, धारीदार नहीं पाए जाते हैं। और रेखित पेशी जो होता है जिसको हम कंकाल पेशी बोलते हैं, उसमें धारीदार पाए जाते हैं। चिकनी पेशी इसको इसलिए भी बोल रहे हैं, धारीदार इसमें नहीं पाया जा रहा ना, तो इसलिए इसको धारीदार जो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मांसपेशियाँ टाइप का बोल सकते हैं, वो नहीं पाया जाता है, इसलिए भी इसको चिकनी पेशी बोलते हैं। बाकी अमीबा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? जनन से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, इसका भी जल्द मैं थ्योरी पूरा डालने वाला हूँ एक ही वीडियो में, ठीक है ना। देखिए प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। और बताइएगा किसमें पुनर्जनन होता है? और आपका पुनर्जनन होता है हाइड्रा में। क्या होता है? हाइड्रा में। हाइड्रा में भी क्या होता है? पुनर्जनन होता है, ठीक है ना। देखिए प्लेनेरिया तो सिंपल याद है, पौ से पुनर्जनन, पौ से प्लेनेरिया। लेकिन हाइड्रा को आपको याद है ना। हाइड्रा क्या खासियत बात है? इसमें मुकुलन भी होता है।
हाइड्रा क्या खास बात है, इसमें मुकुलन भी होता है। और बताइएगा हाइड्रा किस वर्ग में आता है, यानी किस संघ में आता है, तो बोलेंगे सिलेंट्रेटा संघ में आता है। हाइड्रा किस संघ में आता है, सिलेंट्रेटा जो जंतुओं का संघ है उसमें आता है हाइड्रा आपका आता है। इसमें क्या होते हैं, स्पर्श निकलते हैं और उसी स्पर्श निकलने के बाद पूरा एक हाइड्रा जीव बन जाता है, तो ये पुनर्जनन ही आपका होता है। और बताएं, और बताते हैं, ये किलनी देख रहे हैं ये आपका, ये पैसा ऑर्थोपोडा का ये जंतु है। क्या है ये, ऑर्थोपोडा का ये जंतु है। किलनी किसका जंतु है, ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। और ऑर्थोपोडा क्या कहते हैं, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहते हैं। केचुआ साथियों आपका किस में आता है, केचुआ आपका आता है एनेलिडा में। किस में आता है, एनेलिडा में आपको कौन आता है, केचुआ आता है, ठीक है ना। और जो किस में आता है, ये भी आपका एनेलिडा में आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना तक आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। कितना बार बोल चुके हैं कि कोशिका को संरचना के आधार पर साथियों, कोशिका को संरचना के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में, दो पार्ट में। पहला कौन साथी हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। और दूसरा आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। ये कोशिका को संरचना के आधार पर दो पार्ट में बांटा गया। और कोशिका को संख्या के आधार पर कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक कोश के और बहुकोश के। लेकिन ये क्या है, संरचना के आधार पर है। संरचना के आधार पर मतलब हो गया केंद्रक की संरचना के आधार पर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं वो जीव विकसित नहीं होते हैं, कह सकते हैं उसमें केंद्रक का अभाव होता है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, एकदम मस्तिष्क एकदम रहने वाले जीव है, मस्त एकदम सब चीज़ अंग विकसित होता है। तो केंद्रक का यूकैरियोटिक में अच्छा होता है और प्रोकैरियोटिक में अच्छा नहीं होता है, यानी कह सकते हैं विकसित उतना नहीं होता है। तो यही बात कह रहा है कि किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। झिल्ली युक्त, अब देखो प्रोकैरियोटिक उतना डेवलप कोशिका है नहीं, तो झिल्ली युक्त इसमें होगा, नहीं होगा। तो सिंपल बात है, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तो और इसके बारे में कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा कथन सही है, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। ये बिल्कुल गलत कह रहा है। दो वस्तुओं के, अभी बताते हैं क्यों गलत कह रहा है। ऐसे मत बोलना कि खाली गलत बोल दें, आपको बताया नहीं कि क्यों गलत, रीजन बताएंगे आपको, वेट करिए। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दो वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये साथी आपका क्या बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होती है, ये भी सही है। तो 2 3 क्या है, सही है। अब रीजन बता देते हैं आपको, ठीक है ना। रीजन में आपको बताया था, थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच, मान चलिए कोई वस्तु ए है, इसको हटा देते हैं। मान चलिए कोई वस्तु ए है, उसका द्रव्यमान क्या साथियों, m1 है, उसका द्रव्यमान क्या m1 है। कोई वस्तु दूसरा बी है, उसका द्रव्यमान क्या है, m2 है, ठीक है ना। तो ये दोनों वस्तु कुछ दूरी पर रखी गई, तो ये कुछ दूरी पर रखी, तो इनके बीच कुछ ना कुछ दूरी होगा। इनके बीच दूरी को मान लेते हैं r, क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच क्या लगेगा साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच क्या लगता है साथियों, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये प्राकृतिक रूप से है, ठीक है ना। इन दोनों को क्या लगेगा, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ये कैसे प्रभावित होगा, इन दोनों द्रव्यमानों से और दूरी से, ये बात कह रहा है। अब ऑप्शन ए जो कह रहा है साथियों, दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ये दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, अब दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी r है, दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ कि जो इसके बीच जो बल लगेगा दोनों वस्तुओं के बीच, ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। स्वतंत्र का मतलब यही हुआ कि दूरी पर निर्भर नहीं किया, आज़ादी है। लेकिन ये बात गलत है, इस दूरी पर निर्भर करता है। तो इसलिए ये बात क्या था साथियों, गलत था, ठीक है ना। दूरी पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है, F जो लग रहा है, इस दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्वतंत्र कहाँ है, ये F जो इस पर तो निर्भर कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 क्या बोलता है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब F जो R पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। F जो यानी कि F मतलब यहाँ पर हो गया गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ये दूरी के दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्वतंत्र थोड़ी है, उस पर निर्भर कर रहा है। अगर दूरी हम बढ़ा देंगे तो फोर्स आपका घट जाएगा, दूरी कम कर देंगे तो आपका फोर्स बढ़ जाएगा। इस तरह से है ना, उल्टा संबंध है। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है ना। और गुणनफल के समानुपाती होता ही है, F जो है गुणनफल के समानुपाती होगा और F जो है उनके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इस तरह से। अब जब इन सबको एक साथ करते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका साथियों आता है G, क्योंकि ये समानुपाती हटाएंगे, G m1 m2 बटे r² आता है। G क्या साथियों है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इतना इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ठीक है ना।
ये इसका क्या होता है, सही लिखा ना मैंने, एक बार देख लेता हूँ मैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एक बार देख लेते हैं ना, कहीं हमने गलती तो नहीं लिख दिया, क्योंकि एफ बराबर क्या था साथियों आपका, ये था G m1 m2/r², यही था ना। तो जी को अगर इधर करेंगे तो क्या आ जाता है, तो ये आता है एफ, अरे भाई फिर से हम एक बार देख लेते हैं ना, एफ बराबर क्या साथियों था, G m1 m2, क्योंकि मैं जल्दी सूत्र याद रखता हूँ नहीं, मैं फटाफट इससे निकाल लेता हूँ। तो गुना करेंगे तो क्या, इसको इधर आ जाएगा, तो ये होगा Gm1 × m2 बराबर क्या हो जाएगा, F_r²। अब बटे क्या हो जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो m1 × f2 हो जाएगा। तो f का मात्रक क्या साथियों, f का मात्रक है न्यूटन, क्या हो जाएगा, न्यूटन है, और r क्या है आपका, त्रिज्या है, तो इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या आपका है, केजी है ना, तो यूनिट प्रति हो जाएगा, इसका मतलब क्या प्रति, तो न्यूटन प्रति इसका kg²। तो हमने शायद सही लिखा था, तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इधर क्या था 6.67 × 10⁻⁻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 ⁻
था, ये बात ध्यान दीजिए। जी का वैल्यू इतना होता है, किसने बताया था? कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है, याद रखिए। मैं जल्दी ये मात्रक वगैरह ये जो सूत्र है ये मैं याद नहीं रखता, मैं सीधा फॉर्मूला याद रखता हूँ और उससे निकाल लेता हूँ, इससे कन्फ्यूजन नहीं होता। आप भी ऐसा ही करिए, याद करिएगा, पता चले कभी माइंड से निकल कर न्यूटन होगा, मीटर स्क्वायर होगा कि केजी होगा, बटा होगा, नहीं होगा, इस तरह से करिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आपको सही तरीका बताया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, अपवर्तनांक से पूछा गया है कि यदि हवा, पानी और क्राउन कांच का अपवर्तनांक क्या है? N1 है, N2 है और N3 है, तो इनमें संबंध बताना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। मैं पहले आपको सबका लिख देता हूँ। हवा का साथियों जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है साथियों? ये होता है आपका 1 पॉइंट साथियों आपका होता है 0.003। ये किसका होता है? हवा का। इस सबको आप लिख लीजिए। फिर अगर मैं साथियों पानी की बात करूँ तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। कितना होता है? 1.33 होता है। और इसमें क्या दिया? क्राउन कांच का जो साथियों अपवर्तनांक होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। देख रहे हैं, नहीं सब पूछ दे रहा, पहले सब नहीं पूछता था, लेकिन अब रेलवे भी क्या एडवांस हो चुका है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। तो क्राउन कांच का साथी होता है वो होता है लगभग 1.52 करके होता है। ये किसका होता है? क्राउन कांच का। तो देख सकते हैं। अब बताइए कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? क्राउन कांच का है। सबसे बड़ा अपवर्तनांक किसका है? सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? ये आप कह सकते हैं क्राउन कांच का है। तो क्राउन कांच कौन है? क्राउन कांच का, या N3 बोल रहा है। क्राउन कांच के लिए क्या है? N3 है। तो N3 क्या होगा? सबसे बड़ा। तो N3 को लास्ट में लिया गया है। और चिन्ह क्या दिया है इसके बीच? चिन्ह क्या दिया है? चिन्ह दिया लेस देन का। और फिर N2 क्या है आपका? N2 को पानी बताया गया। तो ये आपका क्या है? N2 पानी को बताया गया और हवा को N1 बताया गया। तो हम संबंध देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा आपका कौन है? N1 है, यानी कि लेस देन। इसका मतलब क्या? लेस देन, यानी N1 लेस देन है N2 से और N2 लेस देन है N3 से। यही संबंध है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए ना बात को। और भी कुछ अपवर्तनांक लिख देते हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे हम जैसे कि हीरा का लिख देते हैं। हीरा कितना होता है? 2.42। हीरा का लगभग सबको याद होगा, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो याद नहीं होगा। और जैसे कि हम बोल देते हैं बेंजीन का अगर साथियों बोले तो बेंजीन का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.50 होता है, यानी 1.5 आप पक्का बोल सकते हैं। और लिख दें जैसे बर्फ़ का बोले साथियों हम, तो बर्फ़ का जो साथियों होता है, बर्फ़ का आपका ये होता है 1.31। तो ये सब अपवर्तनांक लिख लीजिए। और भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि एकदम क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जैसे हम लिख देते हैं केरोसिन का लिख देते हैं। केरोसिन का साथियों होता है, ये आपको ध्यान रखना, 1.44। क्या आता है? 1.44। और तारपीन तेल का लिख देते हैं आपको हम। तारपीन तेल का साथियों होता है 1.47, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है, इतना आप याद रख लीजिए, ताकि जो है, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल, देखिए कि वो कैसा दे रहा है। पहले इस तरह का नहीं देता था, सिंपल पूछा था पानी का बताइए। अब लेकिन क्राउन का देखिए नया ये आपका दे दिया, ठीक है ना। तो ये सब आपको क्या करना साथियों? ध्यान रखना, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है। ये बात बिल्कुल साथियों सही है। आप देखे होंगे प्रदूषण से बचने के लिए क्या किया जाता है? CNG गैस का उपयोग आजकल किया जाता है। CNG गैस क्या होता है साथियों? इसको बोलते हैं C से कंप्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड का मतलब साथियों होता है एकदम बहुत ज़्यादा दबा के एकदम उसको हटाना, मतलब ठूस ठूस के भरना, ऐसा बोल लीजिए। उसका मतलब क्या था? संपीड़ित, ठूस ठूस के भरना। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, पोल्यूशन से बचने के लिए। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, अब देखा ना कोरोना के समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर था,
सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। संपीड़ित अभी बताया ना, संपीड़ित मतलब ठूस ठूस के भरना। तो बात बिल्कुल सही है। जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, उसमें क्या हो साथियों, ऑक्सीजन को एकदम बहुत प्रेशर करके साथियों उसमें क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो ये बात बिल्कुल ये सही कह रहा है। अगर प्रेशर देकर नहीं भरेगा तो उसमें ज़्यादा जो है गैस को नहीं वो रख पाएगा, इसलिए प्रेशर को दिया जाता है। और आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया है पदार्थ हमारे परिवेश के पदार्थ में कि गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, और जिसके कणों के बीच गैप ज़्यादा है तो उनको आप दबा के सटा सकते हैं, रिक्त स्थान कम कर सकते हैं उसका। ठीक है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सही बात है साथियों। गैस जो आपका होता है, गैस के कण क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं, कोई फिक्स गति नहीं करते हैं, जिधर मन तिधर, कोई एगो इधर कण गति कर रहा है, कोई इधर कण गति कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई इधर, यानी कि रेगुलर गति नहीं कर रहा है, इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से जैसे मन तैसे कर रहा है गति। ठीक है ना, और अत्यधिक तीव्र होती है। सीधी सी बात है, ये क्या है, बिल्कुल गति करने के एकदम फ्री है। तो एकदम क्या करते हैं, जब फ्री है ना, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो अनियमित गति तो करवे करता है, जिधर मन तिधर गति करता है, इसीलिए क्या करता है, तेज गति भी करता है। तो ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें क्या कह रहा है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक संपीड़ित गैस, संपीड़ित मतलब दबा के ठूस के भरना, जब तक संपीड़ित गैस नहीं भरेगा तो उसमें ज़्यादा आयतन गैस का नहीं दे पाएगा वो। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। समझ गए साथियों? तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए। सीएनजी के बारे में थोड़ा और बताएं, फुल फॉर्म बताइए दिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन। इस बात को लिख लीजिए, सीएनजी जो गैस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या साथियों, मीथेन होता है। लगभग 90% से ज़्यादा होता है आपका मीथेन। 100% होता है तो 90% ज़्यादा आपका मीथेन गैस होता है सीएनजी में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यहीं पर है, सहसंयोजक को जो संयोजक जो बॉन्ड होते हैं से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है। देखिए हमने आपको पढ़ाया था आयनिक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, और एक पढ़ाया था सहसंयोजक यौगिक। ये 3 प्रकार का बॉन्ड भी पढ़ाया था और उससे बनने वाले यौगिक भी मैंने आपको पढ़ाया था। किस चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में। पूरा थ्योरी पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं अगर डाउट है तो। साथियों आयनिक यौगिक का क्या होता है, गलनांक क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। और अंतराण्विक बल भी क्या होता है, मजबूत होता है। काहे कि उसमें क्या है कि आयनिक, क्योंकि उसमें आयन से जो है यौगिक बनते हैं। किससे बनते हैं, आयन से यौगिक बनते हैं, इसलिए क्या होता है, मजबूत होते हैं। लेकिन जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, सहसंयोजक आबंध से बनते हैं, उसमें क्या होता है, सहसंयोजक आबंध तो प्रबल होता है, सहसंयोजन आबंध तो क्या होता है, प्रबल होता है। लेकिन अणुओं के बीच जो अंतर आणविक बल क्या होता है, अणुओं के भीतर, अणुओं के अंदर लगने वाले बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। अंतर आणविक बल साथियों क्या होता है, कमजोर होता है सहसंयोजक बंध में। अब अंतर आणविक बल कमजोर है, मान चलो भाई कि जो है, जैसे हम बोल दिए कि CH4 है, क्या साथियों, CH4 है। तो CH4 बताइए कैसा यौगिक है। तो मैंने आपको पहचान में बताया है कि अधातु अधातु के बीच बनने वाले यौगिक को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। तो कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। तो अधातु अधातु के बीच बना है, तो ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। और सहसंयोजक यौगिक है मतलब सहसंयोजक बंध से बना है। जैसे आयनिक यौगिक है तो आयनिक बंध से बना है, उप सहसंयोजक यौगिक है तो उप सहसंयोजक बंध से बना है। समझ गए ना। तो इसके अणु कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो यहाँ पर बल लगा है साथियों, अंतर आणविक बल है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। ज़्यादा मजबूत नहीं है इसका मतलब क्या है, इसको हम कम तापमान देकर इसका बॉन्ड को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि कार्बन को अलग कर सकते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं कम ताप देकर ही। क्या है, इनके अंदर जो बल है ना वो ज़्यादा मजबूती से नहीं जुड़ा है। अब ज़्यादा यानी कि दोस्ती गहरा नहीं है। अब दोस्ती गहरा नहीं है तो तुरंत दोस्ती हम तोड़ देंगे कम में तापमान देकर। समझ गए ना। तो इसलिए है इसका क्या है, कथनांक क्या है, कम होता है। क्यों कम हुआ, क्योंकि अंतर आणविक बल जो है मजबूत नहीं है, आसानी से इसके अणु को अलग अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। समझ गए ना। और बाकी तो कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें क्या है, अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आबंध होता है, बात सही है। और किंतु अंतर आणविक बल क्या होता है, दुर्बल होता है। अंतर आणविक बल क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल मतलब कमजोर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कम क्यों होता है तो ये पूछ दिया। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। मैं साथियों आपको बता दूं कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये कहाँ से निकलता है, तो बोलिएगा थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से। इस बात को ध्यान रखिए। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्रंथि से आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन साथियों क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो समझिए आपको क्या होगा, गले में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, ये आपका गला में ही पाया जाता है।
थायरॉक्सिन हार्मोन के नहीं निकलने से आपका घीघा रोग हो सकता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन बनना जरूरी है। तो आयोडीन की कमी से साथियों क्या, अगर आयोडीन ठीक मात्रा में आपको मिल रहा है तो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अगर आयोडीन का कमी हुआ तो थायरॉक्सिन हार्मोन आपका नहीं बनेगा। बात क्लियर हुआ। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया है? गले में पाया है। तितली के जैसा साथियों थायराइड ग्रंथि दिखता है। और एक बात और ध्यान रखिए, थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 गो और ग्रंथि होता है, 4 गो होता है। वो 4 नाम पता क्या है? वो है पैराथायरॉयड। क्या है? पैराथायरॉयड। तो थायराइड ग्रंथि के पीछे ही रहता है 4 गो पैराथायरॉयड ग्रंथि। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमंगी मिलियन का एक उदाहरण है। तो साथियों मैंने बताइए आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है समंगी मिश्रण पढ़ाया है, कोलाइड विलयन पढ़ाया है, और कह सकते हैं निलंबन पढ़ाया है। ये सारा चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ। तो यहाँ पर विषमंगी विलयन, देखिए विलयन लगने से आप ये मत सोचिए विषमंगी विलयन मिश्रण नहीं समझ लीजिए। तो विषमंगी लग गया ना, यानी कि 2 कण जो है, 2 पदार्थ जो आपस में अच्छे से नहीं मिले हैं, उसके कण स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं, तो वो आपका क्या है? विषमंगी मिलियन है। तो विषमंगी मिलियन टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन क्या होता है? आयोडीन और अल्कोहल होता है इसमें। ठीक है ना, तो ये तो पूर्ण रूप से मिले होते हैं, तो ये आपका विषमंगी नहीं होगा बल्कि ये समंगी होता है। एथेनॉल और पानी, एथेनॉल भैया आप दारू समझ लीजिए, दारू में पानी मिलाते नहीं मिल जाता पूरा, मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, तो वो आपका विलियन होगा। ठीक है ना, समंगी या समंगी बोलिए या विलियन बोलिए। नींबू पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन तेल और पानी मिलता है क्या? अरे भाई तेल और पानी मिलता है? नहीं मिलता है। तो सिंपल हो जाएगा ये आंसर, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है? सिंपल ही बात है, मैंने कहाँ मैंने पढ़ाया है? एसिड बेस सॉल्ट में पूरा इस चीज़ को मैंने पढ़ाया हुआ। एसिड बेस सॉल्ट में हमने इसको क्या किया? पूरा पढ़ाया है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके उस वीडियो को आप जाकर देख लें, एकदम उससे प्रश्न आना ही आना है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ पर नस्तो नाबूद करते हैं, इसको तहस नहस करने का प्रयास करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? तो बोलिएगा CaSO4 और 2 जल के अणु, ये क्या होते हैं? आपके जिप्सम के सूत्र होते हैं। इसको साथियों जब हम गर्म करते हैं कितना पर? 373 केल्विन पर। कितना पर गर्म करते हैं? 373 केल्विन पर। तो होता क्या साथियों, इसमें से क्या है ना कि 1.5 अणु, यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा जल के कितने अणु हैं? जल को बोलिएगा कि जल के 2 अणु हैं। जल के कितने अणु साथियों यहाँ पर है? जल के 2 अणु हैं। 2 अणु दिख रहा है, देखिए 2 जल है और जल के 2 अणु है। तो जब इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये 2 जल के, ये सेम रहेगा, CaSO4 सेम रहेगा, सिर्फ जल के अणु में चेंज आएगा। जल का जो 2 अणु है इसमें से 1.5 जल का अणु निकल जाएगा, आधा जल का अणु बनेगा, क्योंकि 1.5 और आधा कितना होगा? 2 होगा। तो 1.5 जब इससे निकल जाएगा तो आधा जल बचेगा, तो चीज़ वहीं रहेगा, तो बनेगा हमारा CaSO4 बन जाएगा और इनटू हो जाएगा 1.5, यानी कि 1.5 H2O प्लस में इससे क्या होगा कि आपका क्या सॉरी आधा बचेगा ना, तो आपका 1.5 निकल जाएगा। तो 1.5 कितना होगा? 1/1/2, 1/1/2 H2O क्या है? बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए आप यहाँ पर ये CaSO तो बना क्या हमारा? तो बना है, तो बना तो हमारा यही है, बना हमारा ये है, ये बना है, ये बना है। ठीक है ना, CaSO4 × ½ H2O। तो पूछ के रही पूछ रहे हैं ना, देख सकते हैं ऑप्शन 3 आपका ये आपका बना है, और इधर 1.5 जो है जल का अणु निकल जाता है बाहर। वापस साथियों अगर हम इसको ये वापस इसको गर्म कर देना तो वापस आपका ये जिप्सम बन जाता है। तो समझ आए? और पता है इसका नाम क्या है? जो बना है इसका नाम क्या पता है? इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी ये भी क्या है? अम्ल क्षार लवण का चैप्टर। देखिए एक शिफ्ट में जो है 2 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। ठीक है ना, तो एसिड बेस सॉल्ट का, तो आपका ये क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका यूज मैंने आपको बताया है कि मूर्ति वगैरह बनाने में होता है ना। प्लास्टर जो आपका घरों में डिजाइन वगैरह देखते हैं कि फूल बनता है छत में, वो सब बनाने में POP का ही यूज होता है, समझ गए ना। और हड्डी अगर टूट जाता है तो उसमें क्या आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज होता है। बात को क्लियर है? आगे बढ़िए, बाकी डिटेल देखना चाहते तो देख लीजिए वहाँ जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान? ये तो काफ़ी इजी है। HNO3 क्या होता है? ये भी देखिए एसिड बेस सॉल्ट से ही प्रश्न है। ये आपका साथियों क्या होता है? प्रबल एसिड होता है। क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का मतलब साथियों क्या होता है कि जो जल में डालने पर H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा उत्पन्न करे उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका द्रव्यमान पूछा है तो देख लेते हैं। तो H का द्रव्यमान कितना होता है? 1 प्लस नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो बोलिएगा 14, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो क्या गुण? 3 गुण, तो कर दीजिए 1 14 15 प्लस में 16 48, तो कितना हो गया? 48 15 63, और U लास्ट में लगाना है, समझ गए ना, U लगाना है। ये आणविक द्रव्यमान का संकेत होता है U।
आगे देखते हैं है तो हम क्यों वीडियो को रोक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोलिक अम्ल के साथ प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। सिंपल कहना क्या चाह रहा है, कौन जो है जो डाइल्यूट HCl है उसके प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये किससे प्रश्न आ गया, ये आ गया आपका मेटल नॉन मेटल से। किससे आ गया, मेटल नॉन मेटल से। और ये भी हमने पूरा थ्योरी कवर किया हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसको देखते हैं साथियों। मैंने आपको सीरीज बताया था, सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद कौन होता है, सोडियम, उसके बाद कौन होता है, एल्युमिनियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम होता है, ठीक ना। केदारनाथ का एक मिनट केदारनाथ का, हाँ, माली, आलू, जरा, फीका पर गया है आपका, ये नीचे आपका लगभग पूरा 100 तक जाता है, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर कौन आपका है, सोडियम है। सोडियम क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके नीचे क्या, सबसे ऊपर पोटेशियम है, वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। उसके नीचे सोडियम है, ये भी अभिक्रियाशील है। यानी कि जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है तो अभिक्रियाशीलता घटते जा रहा है, और ऊपर जाएंगे तो अभिक्रियाशीलता बढ़ते जाएगा। ये अभिक्रियाशीलता धातुओं की श्रेणी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, HCl है। क्या है, HCl है। तो कौन इसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देख सकते हैं इसमें, देख सकते हैं Mg। देखिए Mg क्या आपका साथियों, ऊपर है। Mg क्या है, ऊपर। देखिए Mg यहाँ पर है और हाइड्रोजन इससे नीचे आएगा। एक बार और अच्छे से लिख देखिए, अच्छे से लिख देते हैं ना। देखिए पोटेशियम, सोडियम लिख देते हैं छोटे करके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड पर गया है हाइड्रोजन, कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, हाइकोट है। उसके बाद आएगा आपका, उसका नीचे आएगा Hg आएगा, उसके बाद नीचे आएगा आपका Ag आएगा, उसके बाद Au आएगा। इस तरह से आता है। तो देख लीजिए इसमें हमको क्या करना है, HCl है ना, क्या करा है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि HCl में से H को विस्थापित कर दे। तो ऐसा कौन है, तो H देखिए यहाँ पर है, और आपका ऑप्शन में क्या मैग्नीशियम दिया है, तो मैग्नीशियम आपका यहाँ है। और भी ऑप्शन में जिंक भी है, एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो आपका मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा साथ यहाँ से कि आपका H को विस्थापित कर देगा और बना लेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो समझ गए ना, ये याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी है। ये भी हमने जो है 2 दिन पहले जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनता है ना, उससे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारा हमने कराया हुआ है। कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। उत्तल अवतल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको देखते हैं। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है तो पहले क्या बनाते हैं, उत्तल। तो उत्तल अब कैसे बनता है, इस तरह से। और दाएं साइड क्या करते हैं, हम लेप देते हैं। दाएं साइड क्या करते हैं, लेप देते हैं। और ये इधर वाला साइड है, इसको क्या बोलते हैं साथियों, ये जो लेफ्ट वाला साइड है, लेफ्ट वाला, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। इसी से वस्तु क्या होती है, परावर्तित होती है। इधर देखिए ये हो गया बाएं साइड और ये हो गया इधर दाएं साइड। तो दाएं साइड हम लेप कर दिए हैं, जिधर लेप किए तो उधर कुछ दिखेगा नहीं, उधर वस्तु को रख सकते हैं नहीं। तो इसके बीच एक खींच देते हैं, ये मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होगा, ध्रुव होगा। यहाँ पर क्या होगा साथियों, फोकस होगा। और यहाँ पर क्या होगा आपका वक्रता केंद्र, जो कि फोकस का दुगुना होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र। देखिए फोकस दूरी कितना दिया, 1 मीटर। तो बोलिए फोकस दूरी क्या होता है, तो बोलिएगा कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर ये 1 वैल्यू दिया है, किसका बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच 1 मीटर दिया है। तो कह रहा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए वक्रता केंद्र ये है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो मैंने आपको नहीं बताया था कि फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, आपका वक्रता केंद्र का आधा होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या जो होगा ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है, R। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इस फोकस का 2 गुना होता है। तो 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, सिंपल आंसर 2 हो जाएगा। समझ गया ना। बाकी और उत्तल दर्पण के बारे में और बताएं, और क्या बताएंगे भाई, वीडियो देख लो यार, कराए हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आया है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कौन सा सही है। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चलिए देख लेते हैं इसको, फिर हम डिटेल आपको बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र यह कह रहा है यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल गलत, लिख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका सदिश राशि होता है, अदिश नहीं होता है, ठीक है ना। सदिश राशि मतलब जिसका दिशा और परिमाण दोनों उसे सदिश राशि कहते हैं। यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, बहुत गलत। चुंबक के अंदर भी स्थित होता है, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा चुंबक है, ये साथियों हमारा क्या है, एक चुंबक है। ये साथियों क्या है, चुंबक है। चुंबक का एक सिरा यहाँ पर जो है N है और एक सिरा S मान लेते हैं। N मतलब नॉर्थ पोल, S मतलब साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। साथियों क्या होता है, बाहर में इसकी दिशा N से S होती है, N से S होती है।
और अंदर में S से N होती है, तो अंदर बाहर दोनों ये होती है, तो ये क्या बोल रहा है, केवल बाहर ही होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, सही चीज़ मैंने आपको बता दिया। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जा सकती, बिल्कुल सही। जैसे मान चलिए कि बाहर में इसकी दिशा क्या थी, ये थी। मान चलिए हमको इस बिंदु पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करना है, तो यहाँ पर कंपास रख के हम साथियों क्या है, चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा इसकी दिशा मापी जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। और क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का प्रयोग करके भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन 4 देखने का है, यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है। तो सीधी कहाँ भाई, वक्र रेखा है ना। देखो भाई, ये तो वक्र रेखा है, सीधी नहीं होता है, वक्र होता है। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ फिर से हम ले लेते हैं, एन ले लेते हैं और एस ले लेते हैं। सीधे नहीं होता, ये आपका क्या होता है, वक्र होता है, इस तरह से होता है। ये क्या होता है आपका, वक्र होता है। सेम इसी तरह एन से इधर भी होगा, तो ये वक्र है ना, सीधी नहीं है। तो समझ गए ना बात को। और बताएं चुंबक क्षेत्र के बारे में। चुंबक क्षेत्र के बारे में साथियों हम आपको और बताते हैं, लिख लीजिए। चुंबक क्षेत्र क्या होता है आपका, इसका जो एसआई मात्रा होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, एसआई मात्रा क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रा क्या होता है, टेस्ला, और एक टेस्ला बराबर क्या होता है, 10⁴ गॉस होता है। और बताएं, चलिए और कुछ बताते हैं। ये जो गॉस जो अभी बोले ना, ये इसका सीजियस मात्रक क्या है, सीजियस मात्रक बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजियस मात्रक क्या है, तो गॉस होता है। इतना चीज़ क्लियर है। अब बहुत चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य पूछ रहे हैं। तो साथियों बताइए, यहाँ पर क्या है ना, देखिए कार्य का फॉर्मूला ये भी होता है, एफ कॉस थीटा भी होता है, ये भी होता है। लेकिन ये क्या होता है, सीधी रेखा में जब विस्थापित हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं लेगा, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये भी कार्य का फॉर्मूला होता है, आएगा आंसर वही। लेकिन यहाँ पर क्या करा साथियों, जमीन से क्या करता है 2.5 मीटर ऊंचाई तक, यानी कि ऊपर उठाने का बात हो रहा है, ऊपर उठाने की बात हो रहा है, तो यानी स्थितिज ऊर्जा वाला बात आ रहा है। स्थितिज ऊर्जा में सूत्र होता है W बराबर mgh। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा में W बराबर mgh होता है सूत्र। तो अब निकालते हैं इससे। W क्या, कार्य ही पूछ रहा है ना, तो क्या पूछ रहा है, आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण। तो m क्या, द्रव्यमान कितना है, देखिए 1 किलोग्राम भार उठा रहा है। 1 g मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 10, एच का वैल्यू ऊंचाई कितना ऊंचाई तक वो आदमी उठा रहा है, 2.5 मीटर तक। गुना कर दीजिए, तो कर दीजिए 2.5 गुना 10 करने कितना होगा, 25 आंसर खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ के लंबावर है। यानी कि कोई गतिशील पिंड है, उसके द्वारा कह रहा है कुल पथ की जो तय किया है ना, कुल पथ की लंबाई है, तो वह क्या होता है, दूरी होता है। सिंपल बात है भाई, दूरी क्या साथियों, अदिश राशि है। कितनों भी कोनो दिशा में तय कर लीजिए, इसका कोई मतलब दिशा फिक्स नहीं होता, परिमाण फिक्स होता है। तो दूरी क्या है, अदिश राशि है। कुल पथ की लंबाई क्या होती है, किसी गतिशील पिंड द्वारा कुल पथ की लंबाई क्या होती है, आपका दूरी होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वेग क्या होता है, सदिश राशि है। वेग क्या होता है, सदिश राशि है। और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या है, ये अदिश राशि है। चाल का भी मात्रक यही होता है। विस्थापन क्या साथियों, विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक मीटर। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। चाल का सूत्र दूरी बटे समय। अब विस्थापन का सूत्र क्या होगा, ये तो वेग से ही निकल जाएगा, क्योंकि हम आपको बता दिए ना, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुना समय। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पाद को दर्शाता है। यानी क्या है कि ये रिएक्शन होकर क्या बनेगा। सिंपल क्या पूछ रहा है कि रिएक्शन जो है ना, ये क्या देगा। तो सिंपल बात आती है, यहाँ ये आपका देगा, ये देगा मैंगनीज क्लोराइड। क्या देगा, मैंगनीज क्लोराइड देगा, प्लस में आपका ये क्लोरीन गैस निकलता है और आपके साथ 2 जल के अणु निकलते हैं। बाकी ये चीज़ें क्या है, आपके बैलेंस है, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका जो है निकलता है। मैंगनीज क्लोराइड होगा, बनेगा, यानी MnO2 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड बनेगा, Cl2 गैस बनेगा और H2। इसमें आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा गैस निकलेगा, तो क्लोरीन गैस निकलेगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। तो साथियों 27 नंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था वो हमने आपको साइंस का पूरा करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे लेकर आएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, पूरा जो हम किए हैं वो आपको खत्म करा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो और भी क्लास जो है उसको प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।